नमस्कार दोस्तों, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है एंड आई एम बैक विद अनदर सेशन। इस बारी मैं काइंड ऑफ सेशन नहीं लेके आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, एक चेन स्टार्ट करना चाहता हूँ और उसमें मैं जो है आपकी कहीं ना कहीं हेल्प और कहीं ना कहीं आपकी पार्टिसिपेशन भी चाहूँगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि एचपी की जो है एचपीपीएससी ने अपनी डेट्स अनाउंस कर दी हैं वेरियस एग्जामिनेशन के लिए, और जो हमारे को सबसे एंटिसिपेटेड एग्जाम था, सबसे नियरेस्ट जो एग्जाम था, दैट इज एचपी एलाइड मेंस का एग्जाम। और वो एग्जाम जो है जस्ट 1 महीने दूर है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ 1 महीना रह गया है उस मेंस की परीक्षा होने के लिए। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो इसके लिए रिवाइज कर रहे होंगे, सारा रिवाइज कर चुके होंगे, आंसर राइटिंग भी कर चुके होंगे या आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। तो उन्हीं के लिए मैं ये सीरीज लेके आ रहा हूँ एंड आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। सो क्यों मैं ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ये पूछा है कि सर आप जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो मेंस के अलाइड मेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करें, या आप लोग जो है रिवीजन करवाएं हम लोगों का, या हम लोगों को जो है कुछ मॉक क्वेश्चंस हम लोगों को प्रोवाइड करवाएं एंड हम लोग की जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएं। सो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वी पीपल हैव हम लोगों ने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म किया कि हम लोग किस तरह से आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और इसी का रिजल्ट है दैट वी हैव कम आउट विद द एचपी एलाइड मेंस मार्क्स बूस्टर सीरीज। दोस्तों, ये मार्क्स बूस्टर सीरीज जो है इट इज गोइंग टू हेल्प यू बूस्ट योर मार्क्स टू अप टू 25 to 50%, 50% के आसपास, स्पेशली जीएस में जो हम लोग यहाँ पे इस बूस्टर सीरीज में जो बात करने वाले हैं, हम लोग जनरल स्टडीज के बारे में बात करेंगे। और इस सीरीज के बाद जो है यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके जो है you will find around 25 to 30 marks jump in your GS एग्जामिनेशन और GS पेपर। सो इसके लिए हम लोग जो है 3 हफ्तों का मार्क्स बूस्टर सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम लोग हर रोज जो है वीडियो अपलोड करेंगे ऑन आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कैसे करना है, वी विल प्रोवाइड यू द मॉक क्वेश्चंस। उन कुछ मॉक क्वेश्चंस को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे विद इन द वीडियो, एंड देन कुछ मॉक क्वेश्चन जो है आपको हम लोग लिखने के लिए देंगे घर से। आप जो है इन मॉक क्वेश्चंस को लिखिए, हमारे पास आइए, अप्रोच करिए, एंड हम लोग जो है उसको इवेल्युएट करेंगे एंड एवरीथिंग। ये 3 हफ्ते का जो प्रोग्राम है, बूस्टर सीरीज का जो ये प्रोग्राम है, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। इट विल बी इन आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग के चैनल में जो है हम लोग रोज 4 से 5 बजे के आसपास में ये वीडियो अपलोड करेंगे, सेशन की वीडियो अपलोड करेंगे, एंड इसमें जो है आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। सो दोस्तों, अगेन बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज, बहुत ज्यादा सोच विचार के हम लोगों ने ये सीरीज जो है स्टार्ट करी है। बट इस सीरीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए दोस्तों वी नीड योर पार्टिसिपेशन। हम लोग आपके पार्टिसिपेशन का, आपके सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। वी नीड योर सपोर्ट। यू नीड टू डू व्हाट यू नीड टू डू इज, आप जो है इस वीडियो को शेयर करें एज मच एज पॉसिबल, सो दैट मैक्सिमम लोगों को हम लोग जो है ये मार्क्स बूस्टर सीरीज दिखा सकें। एंड इससे जो है एक फायदा ये होगा कि जो लोग तैयारी अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं, या जो लोग जो है एचपीएलआई के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों को आंसर राइटिंग का जो है एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और जो लोग अभी इस साल पेपर दे रहे हैं, अगले महीने पेपर में बैठने वाले हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जो है अराउंड अराउंड 25 to 30 मार्क्स का जंप लोगे आप जनरल स्टडीज में। सो इसको करना क्या है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। ऑल यू नीड टू डू इज, आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, O2IS अकेडमी, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, सो दैट हम लोग जब भी मेन सीरीज जो बूस्टर है इसकी कोई वीडियो लॉन्च करेंगे, या कोई सीरीज का कोई पर्टिकुलर सेशन लॉन्च करेंगे, तो वो सेशन जो है वो आप देख सकें उसी टाइम। एंड उसी टाइम देखने के लिए मैं क्यों बात कर रहा हूँ, आप कभी भी देख सकते हैं, बट उसी टाइम देखना क्यों है? पहली बात कि हम लोगों के पास जो है 1 ही महीने का टाइम है, सो बहुत कम टाइम बचा हुआ है दोस्तों। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि आप जैसे ही वो वीडियो आता है, सेशन हम लोग अपलोड करेंगे, उस सेशन को देखें। उस सेशन में जो हमने मॉक क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनको सॉल्व करें, जैसे हम लोग बता रहे हैं वैसे सॉल्व करो, और उनको जो है अपने कमेंट सेक्शन में आप अपलोड कर सकते हो। जो हमारा चैनल का कमेंट सेक्शन है, वीडियो का कमेंट आएगा, कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप अपलोड कर सकते हो, या आप हमें जो है आप हमारी मेल आईडी में भेज सकते हो। दोस्तों, जो पहले 5 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो पहले 5 हमारे पास जो है आंसर्स आएंगे, हम उनको इवेल्युएट करेंगे और उनकी इवेल्युएशन जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मैटर ऑफ फैक्ट, उनकी इवेल्युएशन जो है वो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेंगे, तो उसमें जो हमने एक दिन पहले के हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिए होंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, तो वो जो बेस्ट आंसर्स हम लोग होंगे वो हम लोग अपनी वीडियोस में फीचर करेंगे। सो ये हमने कुछ प्लान बनाया हुआ है दोस्तों। अगेन, इट इज ऑल फॉर यू, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो हिडन चार्जेस। ऑल यू गॉट टू डू इज, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, एंड मैक्सिमम शेयर करो दोस्तों। देखो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो
महंगी टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते हैं, जो इस तरह का गाइडेंस नहीं ले सकते हैं. सो आई वांट यू पीपल टू मेक श्योर दैट यू स्प्रेड दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल सो दैट मैक्सिमम लोग जो है हम लोग को ज्वाइन कर सके, बिकॉज आपका सपोर्ट ही तो है वो हमको वीडियोस बनाने में हेल्प करता है, वो एक वीडियोस बनाने में हमको एक मोटिवेशन की तरह काम करता है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड सपोर्ट फ्रॉम यू पीपल. सो जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें इस पर्टिकुलर सीरीज को. सो इसी के साथ दोस्तों हम लोग अपना डे 1 का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस मार्क्स बूस्टर सीरीज में. जो डे 1 का टॉपिक है, अगेन अगर हम बात कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि आंसर किस तरह से लिखने हैं. देखो, कोई भी तरह के आंसर नहीं लिखने हैं यहाँ पे, हम लोग को एग्जाम स्पेसिफिक आंसर लिखने हैं. सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले आपको जिस्ट जानना कि एक गिस्ट आपको पता होना चाहिए कि आंसर, अच्छा आंसर कैसे लिखना है, स्पेशली जनरल स्टडीज में. देखो पुराने एचपी एसएस के जो मेंस के ट्रेंड अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि बच्चों के बहुत कम स्कोर आ रहे हैं. 80, 85, 90, 95, 100 मींस 200 में से सिर्फ जो है, इफ आई टॉक अबाउट टोटल मार्क्स 200 में से अराउंड 100 मार्क्स के आसपास में ही मैक्सिमम स्कोर हो रहे हैं. ओनली 50%, 80, 85, 87, 89 इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं. सो अगेन सबसे पहले बहुत जरूरी है समझना कि अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है. सो दिस इज द डे 1 फॉर अस. डे 1 में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ गुड आंसर फॉर जनरल स्टडीज. किस तरह से आप अच्छा एक आंसर लिख सकते हो. अच्छा आंसर लिखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप आंसर क्यों लिख रहे हो. व्हाट इज द पर्पस फॉर योर आंसर. क्या पर्पस है आपके आंसर का. अब कुछ लोग सोचोगे कि क्या पर्पस हो सकता है. इज योर पर्पस ऑल अबाउट शेयरिंग योर नॉलेज. सो ध्यान से सोच के देखो, क्या आप आंसर इसलिए लिख रहे हो क्योंकि आपके पास बहुत नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, है कि नहीं. फॉर इंस्टेंस अगर बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं यहाँ से, अगर मंडी से हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं अगर बात करूँ शिवरात्रि फेयर की, तो आप लोगों ने शिवरात्रि फेयर जो है बचपन से देखते आ रहे हो, आपके पास इतना सारा नॉलेज है. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शिवरात्रि फेयर के बारे में लिखना है, तो क्या आप वहाँ पे अपना नॉलेज दिखाओगे. नहीं, वहाँ पे आपको अपना नॉलेज नहीं दिखाना है बॉस. आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है कि क्वेश्चन के हिसाब से, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है उतना जो है एक प्रेजेंटेबल मैनर में आप अपने एग्जामिनर को दिखा रहे हो. ठीक है. क्यों दिखा रहे हो, ताकि आप अपने एग्जामिनर को कंपेल कर सको, उसे मजबूर कर सको कि वो मैक्सिमम मार्क्स दे आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. ठीक है, समझने की कोशिश करो. बहुत सारे अभी आप लोगों को लगेगा कि यार ये भी कोई बताने वाली बात है. दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, एक्सपीरियंस स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये काम करते हैं. अपना नॉलेज के चक्कर में आंसर में वो कुछ लिख देंगे जो आंसर में पूछा ही नहीं है. टॉपिक के बारे में वो सब बता देंगे जो उस आंसर में पूछा ही नहीं है, जो इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज योर पर्पस ऑफ योर आंसर. इट इज नॉट टू शेयर योर नॉलेज, इट इज बेसिकली टू कंपेल द एग्जामिनर को कंपेल करना है कि वो अपने मैक्सिमम मार्क्स दे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो अलॉट हो रखे हैं. वो कैसे करोगे आप, वो आप तब कर पाओगे जब आप इस चीज को फॉलो करोगे. यू नीड टू राइट lucid, वेरी वेरी क्लियर, स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन का क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन. बट कोई भी इंफॉर्मेशन की नहीं बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है. ध्यान से इसको दिमाग के अंदर डाल के रख लो. ल्यूसिड, क्लियर, बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में, प्रेजेंटेबल वे में, वो इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में पूछी गई है, ये करोगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है कि नहीं. तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा किसी टॉपिक के ऊपर जानना जरूरी नहीं है. जितना आप जानते हो उसी को आप स्ट्रक्चर्ड वे में, प्रेजेंटेबल वे में लिखोगे, ब्यूटीफुल तरीके से लिखोगे, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, मोर देन जिसके पास इतनी ज्यादा नॉलेज है उससे भी ज्यादा, अगर वो प्रेजेंट नहीं कर पाया तो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग इज पर्पस ऑफ योर आंसर इज टू कंपेल द एग्जामिनर कि आपको मैक्सिमम मार्क्स दे. अब वो आप कैसे करोगे, कि क्लियर स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन आप कैसे दोगे. अगेन ये चीज करने के लिए आपके पास जो है 3 चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए. यू नीड टू हैव 3 थिंग्स इन योर आंसर. 3 चीजें, ध्यान से पल्ले बांध लो इसको. पहली चीज लेजिबिलिटी. और जब मैं लेजिबिलिटी की बात कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, बेसिकली हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग, देखो मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया आंसर चेकिंग का, तो वी गेट लॉट ऑफ आंसर्स. हम लोग जो है हर रोज बहुत सारे आंसर चेक करते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है उसको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं. रूल ऑफ थंब है, जिसकी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी होगी उसको ज्यादा मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि वो रीडेबल है, इजीली रीड होती है, इजीली अंडरस्टैंड होती है. ठीक है ना, बहुत इजीली पढ़ी जाती है. तो आप फ्लो में, एक ही फ्लो में पढ़ सकता है, एग्जामिनर एक ही फ्लो में पढ़ लेता है उस चीज को.
एक ही फ्लो में पढ़ लेगा तो क्या होगा, उसको ज़्यादा सेंस अच्छी बनेगी, अच्छे मार्क्स दे देगा। लेजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं है दोस्तों तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। अगर आपका मार्क्स का कैलिबर जो है 200 में से, जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, 200 में से अगर 110 का कैलिबर है तो यू विल एंड अप एट 90। 20 मार्क्स जो है आपके कम होंगे क्योंकि लेजिबिलिटी, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ जो आपके लड़के लोग हैं वो लोग जो हैं दे आर हैविंग पथेटिक लेजिबिलिटी, पथेटिक हैंड राइटिंग। हम लोग जो है वी आर हैविंग अ टेस्ट सीरीज, मोर देन 100 पीपल आर एनरोल्ड इन देयर, एंड मैं बता रहा हूँ आपको मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे आर राइटिंग वंडरफुल हैंड राइटिंग एंड दे आर गेटिंग मच मच मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू गाइज। सो गाइज प्लीज बकअप, अपनी हैंड राइटिंग को ठीक करो। एक बहुत सिंपल सा आपको फंडा बता देता हूँ हैंड राइटिंग कैसे ठीक करना है। जैसे टूटे मर्जी हाथ से लिखो, आई का नहीं पता चल रहा है, एन का नहीं पता चल रहा, डजंट मैटर। आप सिर्फ एक काम करो कि दो लाइंस के बीच में जब आप लिख रहे हो ए बी सी, दो लाइंस के बीच में डी ई एफ, अगर आप लिख रहे हो तो दो लाइंस के बीच में एक फिंगर का गैप छोड़ो, एक फिंगर का गैप नीचे रख के दो लाइंस के बीच में एक फिंगर का गैप छोड़ दो, और दो शब्दों के बीच में भी एक फिंगर का गैप छोड़ दो। इसको हम कहते हैं वन फिंगर डिस्टेंस रूल। ठीक है जी, बहुत बेसिक चीज़ है, हम हैंड राइटिंग क्लासेस में सीखते हैं, सब कुछ भूला हुआ है। पर आप जो अपनी पुरानी लेख मालाएं देखते होंगे तो उसमें भी यही होता है। वन फिंगर डिस्टेंस मीन एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में एक फिंगर का डिस्टेंस है, और एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में एक फिंगर का डिस्टेंस, इतना ही कर लोगे 70% आपकी हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगी। इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, आप जो है इतना ही कर सकते हो। लिजिबिलिटी के लिए यही कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ को तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सेकेंड इज स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं होगा आपके आंसर का तो आप कोई भी पॉइंट कहीं भी लिखोगे, किसी भी टॉपिक पे, टॉपिक का क्वेश्चन आया हुआ है, कोई भी पॉइंट कहीं पे लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अच्छे पॉइंट्स है, वो बच्चे जो है लास्ट में लिख रहे हैं, और जो बेकार पॉइंट्स है वो ऊपर लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, अगेन सारे आंसर पे काटा बच जाता है, 1 नंबर 2 नंबर मिलते हैं 10 में से। ऐसा नहीं करना है। स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क, एक ढांचा आपके आंसर का बहुत जरूरी है। हेनरी फ्योल ने कहा था विदाउट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज क्रूअल। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास। स्ट्रक्चर नहीं होगा, नहीं होगा काम। ठीक है, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। थर्ड इज कंटेंट। अब मैंने ये प्रायोरिटी में डाले हुए हैं, देखो पहला प्रायोरिटी, सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 प्रायोरिटी, नंबर 3 प्रायोरिटी। ठीक है, ये इस तरह से मैंने आपको अगेन आप जो होना चाहिए, मतलब बेसिकली मैंने रैंकिंग के हिसाब से डाला कि आपके आंसर में ये तीन होने चाहिए। सबसे थर्ड में मैंने कंटेंट क्यों डाला, सबसे लास्ट में कंटेंट क्यों डाला, बिकॉज अगर आप मेंस लिख रहे हो दोस्तों, अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी बहुत कंटेंट है, आप प्री क्रैक करके आए हो, काफी टाइम से पढ़ रहे हो, आपके पास कंटेंट बहुत होगा, हर चीज के ऊपर आपके पास कंटेंट होगा। ठीक है ना, तो कंटेंट हमारा प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट हमारा प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट को प्रेजेंट करना एक स्ट्रक्चर में वो एक प्रॉब्लम है, और एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिख पाना वो एक प्रॉब्लम है। तो ये दो चीजें हैं, तभी मैंने लेजिबिलिटी सबसे ऊपर बोला। लेजिबिलिटी क्यों, क्योंकि अगर अच्छा लिखा हुआ है ना तो आंसर में स्टिल अगर आपने 1 नंबर का आंसर लिखा है तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएंगे। 20 34 क्वेश्चन आने हैं, आपको 1.5 नंबर अगर आपने ऐड कर लिया तो उस भाई ने जो है आपसे 12 या 15 मार्क्स ऊपर ले लिए। ठीक है ना, तो आप देख लो हैंड राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्रेमवर्क उसे प्रॉपर स्ट्रक्चर में डालोगे नंबर मिलेंगे। फाइनली इज कंटेंट, कंटेंट आपके पास बहुत होने वाला है, यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट। ठीक है, हमारे चैनल में भी कंटेंट है, एन नंबर ऑफ चैनल जो कि कंटेंट दे रहे हैं। कंटेंट इज नॉट अ इशू, बहुत सारी बुक्स में कंटेंट है, कंटेंट नहीं है, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है। ठीक है, एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, कंटेंट में बात ही नहीं करूंगा, सबके पास है। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की बात करते हैं। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क क्या होता है, अब आपने बचपन से हम लोगों ने वही 3 चीजें सीखी हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, है कि नहीं। ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इसी को हमने फॉलो करना है, क्योंकि आपके पास उतने बड़े क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे। मैटर फैक्ट छोटे क्वेश्चंस है जहाँ पे हम लोग ये चीज को यूज ही नहीं करने वाले हैं, बताऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस में आप ये यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, बट छोटे पेपर, छोटे क्वेश्चन में क्या करोगे, नॉलेज ज्यादा है, कंसाइज करना है तो इंट्रोडक्शन, फ्लावर इंट्रोडक्शन बनाओगे तो नहीं बनेगा काम। ये बड़े क्वेश्चंस के लिए 140 मार्कर्स के लिए या फिर इससे बड़े क्वेश्चंस के लिए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क बनाना। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क में जो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप, इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं उसको जो है आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है कि नहीं, जैसे अब अगेन जैसे हम शिवरात्रि फेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो आगे भी मैंने उसका क्वेश्चन लिया है, बार बार शिवरात्रि फेयर स्ट्राइक कर रहा माइंड में। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, शिवरात्रि फेयर में इंट्रोडक्शन कैसे करोगे कि पूरे हिमाचल में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, पर मंडी का जो शिवरात्रि है वो बहुत ज़्यादा फेमस है कि नहीं, तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अंडरस्टूड।
कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन जो है आपको 3 तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख देते हो। मैं आपको ट्रिक देता हूँ इंट्रोडक्शन लिखने की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लिखते हो, पहली बात आप क्या करोगे, उसमें फैक्ट दे दो, कोई फैक्ट। इंट्रोडक्शन में कोई क्वेश्चन में कोई टॉपिक पूछा हुआ है, उसके ऊपर फैक्ट दे दो। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ आगे वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बात करूंगा, तो जब मैं वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट के ऊपर बात करता हूँ तो आप मैं फैक्ट दे दूंगा कि वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम है या IMF जो है ये बात करता है कि हमारा जो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो है वो कम हो गया, ऐसी बात कर दूंगा। ठीक है, फैक्ट दे दूंगा, वहां पे चल जाएगा इंट्रोडक्शन। या आप जो है जनरल आइडिया दे सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि विमेन जो है, अगर मैं लेबर पार्टिसिपेशन रेट की बात करूँ तो विमेन जो है वो सिंस इंडियन सोसाइटी जो है पितृवादी सोसाइटी है, पितृवादी समाज है, इस करके जो है इंडिया वुमेन को जो है ज़्यादा इकोनॉमिकली आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। जनरल आइडिया उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो रिफ्रेज कर दो, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को दोबारा आंसर में लिख दो अलग अलग तरह करके। सेंटेंस को जो है एक्टिव पैसिव कर देना। ये सबसे लास्ट में जब कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये जो है आप जब आप के पास अच्छा कुछ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इस तरह से करना है। सो दिस इज इंट्रोडक्शन। कंक्लूजन जब भी देना है, कंक्लूजन हमेशा फॉरसाइट होनी चाहिए, मीन्स फ्यूचर विजन देना है, एक पॉजिटिव विजन देना है आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर। फॉर इंस्टेंस वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें आप क्या बोलोगे कि हाँ भी हम लोगों को स्ट्रक्चरली जो है चेंजेस लेके आने की जरूरत है, हम लोगों को सोसाइटी समाज में जो है उसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट में चेंज लाने की जरूरत है, या उनको जो है एनलाइटन करने की जरूरत है, एजुकेशन देने की जरूरत है, ताकि विमेन एंड मेन को जो है बराबर अधिकार मिल सके। कंक्लूजन, फॉरसाइट, फ्यूचर विजन, पॉजिटिव विजन होना चाहिए आपका स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क में। ठीक है, सो ये दोनों जो है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इस तरह से करेंगे। फिर मेन आता है बॉडी। बॉडी में हमने क्या करना है, बेसिकली बॉडी में हमने जो है कंटेंट है, जो कंटेंट है इसको हमने जो है क्या करना है, प्रेजेंटेबल मैनर में बताना है, प्रेजेंट करना है इसको इन अ ब्यूटीफुल मैनर। कैसे करेंगे, नेक्स्ट इज हाउ टू राइट अ बॉडी। ठीक है, दोस्तों बने रहो। हम लोग जो हैं यही चीज को अभी HP अलाइड के जो क्वेश्चंस लेंगे, मैं कुछ मॉक क्वेश्चन आज ही स्टार्ट कर दूंगा, इन क्वेश्चन से मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। सो ये जो चीजें हैं इसको आप इग्नोर ना करना, इसको सारा देखो, पूरी वीडियो को देखो, यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। हाउ टू राइट अ बेटर बॉडी, 3 चीजें जो हैं इसमें जरूरी हैं आपको समझनी। ठीक है, बेटर बॉडी लिखने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो वर्ड के ऊपर सारा आंसर घूमेगा आपका। कीवर्ड जैसे कि मैंने बात करी कि वाई वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो इज पुअर इन इंडिया, तो कीवर्ड क्या है, वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो, ये कीवर्ड है। पुअर क्यों है, पुअर इज कीवर्ड। ठीक है जी, इंडिया के अंदर, सो ये 3 कीवर्ड आपके आगे, वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो, पुअर है इंडिया के अंदर, एंड क्यों, रीजंस। ठीक है जी, ये आपके कीवर्ड आ गए। कीवर्ड से आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर इन्हीं के आसपास में घूमने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको आप मल्टीप्लाई कर दो WWH के साथ। WWH क्या है, व्हाट व्हेन हाउ। ठीक है ना, आंसर बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका व्हाट व्हेन हाउ। कैसे बनेगा, व्हाट इज वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो, व्हाई इट इज पुअर इन इंडिया, हाउ वी कैन इंप्रूव और हाउ वी कैन रेक्टिफाई इट, उसे ठीक कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये चीजें। ठीक है, सो हाउ टू राइट अ बेटर बॉडी, फर्स्ट थिंग इज कीवर्ड। सेकंड इज थीम, आपको ब्रॉड थीम देखना है क्वेश्चन का क्या है। मैं वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो की बात कर रहा हूँ, ब्रॉड थीम क्या है मेरा, सोशल इश्यूज। अभी आपको क्यों दिमाग में लाना चाहिए, सोशल इशू जब आप दिमाग में लाओगे कि आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा सोशल इश्यूज के ऊपर, जैसे आप दिमाग में लाओगे ये क्वेश्चन सोशल इशू का है, सोशल इशू का है, सोशल इशू का है, यू विल फाइंड कि आपके अंदर, आपके दिमाग में पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। आप उस जगह चल जाओगे जब आपने सोशल इश्यूज पढ़े होंगे, आपको वहां से पॉइंट्स निकल के आने लग जाएंगे। तो थीम इसलिए इंपॉर्टेंट है। शिवरात्रि फेयर के बारे में बात करी मैंने, अगेन थीम क्या है इसका, कल्चर, HP का कल्चर। सो HP कल्चर भी अगर आप भी जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, वहां से बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, ये छोटा काशी बोलते हैं मंडी को, वहाँ का जो शिवरात्रि का फेयर है, ऐसे ऐसे ऑल दिस थिंग्स दे विल कम आउट। थीम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थीम कैन बी पॉलिटी, थीम कैन बी हिस्ट्री, थीम कैन बी इकोनॉमी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अंडरस्टूड। सो एक क्वेश्चन में आपको बेटर बॉडी लिखने के लिए क्या चाहिए, कीवर्ड्स देखने हैं, कीवर्ड्स क्या उनसे है, और व्हाट व्हेन हाउ के साथ मल्टीप्लाई करना है उनको, तभी आपका जो है फूड फॉर थॉट, एक क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाएगी दिमाग में। थीम्स, थीम्स जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लोग मिस कर जाते हैं वो है डायरेक्टिव्स, क्या बोला हुआ है लिखने के लिए, क्या करना है कीवर्ड के साथ, क्या करना है थीम के साथ, भूल जाते हैं सारे लोग, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे डायरेक्टिव क्या होता है, डिस्कस, डिस्कस इस पर्टिकुलर इशू, शॉर्ट नोट लिखो इसके ऊपर, एक्सप्लेन करो इसको, शॉर्ट एसे लिखो, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट HP अलाइड में जो है सिर्फ यही चीजें पूछी जाती हैं,
क्रिटिकली एनालाइज वाली चीज़ें ज़्यादा आती नहीं है, तो उसमें आपको ज़्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं। डिस्कस, शॉर्ट नोट, एक्सप्लेन एंड शॉर्ट ऐसे लिखना है, इन सब में जो है आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देनी होती है, जिसमें आप हर चीज़ डिस्कस कर रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव सारे डिस्कस कर रहे हो एक टॉपिक के, उसका जो है एक कंक्लूजन देने की आप कोशिश करते हो। सारा जो है एक ही थीम पे लिखना है आपको, एक ही जो है डायरेक्टिव पे लिखना है, ठीक है जी। सो दैट इज हाउ वी गॉट टू डू इट। सो ये मैंने आपको जनरल, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है, 2 पार्ट्स में ये वीडियो। फर्स्ट पार्ट इज कि दिस हाउ टू राइट एन आंसर, जनरल डिस्कशन, जनरली आपको ये आंसर्स में ये सब चीजें होनी चाहिए, तब आपके आंसर जो है दे विल बी वेरी वेरी गुड। सेकेंड इज स्पेसिफिक आंसर राइटिंग अकॉर्डिंग टू द हिमाचल एलाइड मेंस पेपर, जीएस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड क्या है एचपीएस की, एचपी एलाइड के जीएस के पेपर की, ये डिमांड क्या है और इसको हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं। डिमांड है 3 टाइप के क्वेश्चन। टाइप 1 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 40 वर्ड की लिमिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिमिट को एडियर नहीं करोगे तो आप अपना पेपर कभी कंप्लीट नहीं कर सकते हो। अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो आप मार्क्स कम लोगे, मार्क्स कम लोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। ये मैं एचपी एलाइड के लिए बता रहा हूँ, ये एचपीएस के लिए भी लागू होता है, और ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लागू होता है जहाँ पे मेंस का आंसर होगा, मेंस आंसर राइटिंग होगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। 40 वर्ड की लिमिट है, पहले 10 क्वेश्चन जो है आपके 3 मार्क्स के हैं, 40 वर्ड की लिमिट। टाइप 2 14 क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 70 वर्ड की लिमिट है। टाइप 3 लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स के एंड 140 की वर्ड लिमिट। ध्यान से सुनो, तीनों टाइप की, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि आंसर राइटिंग कर रहे हैं हम लोगों के पास, दे कुड नॉट फिनिश देयर पेपर, पेपर को फिनिश नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? इसीलिए नहीं कर पाते हैं। पेपर को फिनिश कैसे करेंगे? पेपर को फिनिश करने के लिए दे मस्ट बी हैविंग और दे मस्ट बी एडहियरिंग टू वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट को एडहियर करोगे तभी होगा ना, नहीं करोगे तो कैसे करोगे? कहीं कभी कर ही नहीं सकते। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, एडहियर टू वर्क लिमिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरह से लिखना है, कैसे स्ट्रेटेजिकली इसको अप्रोच करना है। टाइप 1, टाइप 1 कौन सी है? 10 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स इसमें से, एंड 40 का वर्ड लिमिट, ठीक है। नहीं, 40 वर्ड लिमिट वाले क्वेश्चन को हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सो 40 वर्ड लिमिट। फर्स्ट इज व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट यू शुड हैव, क्या क्या चीजें आपको होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी में। पहली बात, देखो ये छोटा क्वेश्चन है, 40 वर्ड का क्वेश्चन है, 40 वर्ड इज वेरी वेरी लेस, 2 पैराग्राफ में 40 वर्ड लिखे जाते हैं। सो अवॉइड पैराग्राफिंग, पैराग्राफ नहीं लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, पॉइंट फॉर्मेट में, पॉइंटर्स फॉर्मेट में, ठीक है जी। पॉइंटर फॉर्मेट, अभी आपको आगे स्ट्रेटेजी इसका एग्जांपल दूंगा मैं, अभी आगे एग्जांपल आ रहा है। पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 1 2 3 डालना, जस्ट डॉट्स डालो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, पॉइंट्स लिखो। नो इंट्रोडक्शन, नो कंक्लूजन, कोई इंट्रोडक्शन कोई कंक्लूजन नहीं देना, कोई इंट्रोडक्शन, नो इंट्रोडक्शन, नो कंक्लूजन। इसमें यहाँ पे कोई फ्लायरी वर्ड्स आप लिख ही नहीं सकते हो। इंट्रोडक्शन, नो कंक्लूजन, जस्ट पॉइंट फॉर्मेट में जो क्वेश्चन पूछा है सीधा सीधा सारा लिख दो, ऐसे करना है। शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर नीड्स टू बी देयर। फुल पैराग्राफ भी लिखने, फुल पॉइंट भी लिखने के लिए, इट हैज दिस दैट, वो नहीं करना, सीधा सीधा दिस इज दिस इज दिस दिस इज दिस दिस, ऐसे करके लिख सकते हो। एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल लो, एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज में पूछा हुआ है, पहले टेस्ट में आया था हम लोगों का। सो दिस इज राइट नोट ऑन ट्रीटी ऑफ संगोली, संगोली की ट्रीटी के बारे में जो है आप एक नोट लिखें। पीछे के जितनी मैंने चीजें करी है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगेन, पहला क्या है आपका कि व्हाट आर द कीवर्ड्स, है ना। कीवर्ड्स इज नोट, ठीक है, या ट्रीटी ऑफ, सॉरी नॉट नोट, इट इज ट्रीटी ऑफ सुगुली। ट्रीटी ऑफ सुगुली जो है आपका क्या है, दिस इज द कीवर्ड, ठीक है, ये आपका कीवर्ड हो गया। एंड इस पे जो है डायरेक्टिव क्या है, राइट अ नोट, सिंपल है। थीम क्या है, थीम इज हिस्ट्री, ठीक है कि नहीं। सो राइट अ नोट ऑन ट्रीटी ऑफ सुगुली, संगोली, 40 मार्क्स पे या 40 वर्ड्स पे, सॉरी 40 नॉट 40 मार्क्स, 40 वर्ड्स पे 3 मार्कर क्वेश्चन। ज्यादा दिमाग खराब कर सकते हो इसमें नहीं, 3 मार्क्स का है सिर्फ, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। राइट नोट 40 वर्ड्स पे क्या लिखना है, नो फ्लावर इंट्रोडक्शन, नो कंक्लूजन, जस्ट राइट इट डाउन। पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आपको सुगुली के ऊपर आते हैं, एक एक करके उसको ऑर्गेनाइज मैनर में लिखना है। कब हुई थी? दिसंबर में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आपका, सॉरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेपाल के बीच में हुई थी, आफ्टर एंग्लो नेपलीज वॉर, ठीक है। नेपलीज वॉर के बाद हुई थी, 1814 से 1816 की जो वॉर हुई थी उसके बाद। इसमें साइन किसने किया था? नेपाल की तरफ से जो है
गजराज मिश्रा थे, एंड देन आपका ब्रिटिश की तरफ से जो है कॉलोनल ब्रैडशॉ था। ठीक है, उसके बाद ट्रीटी में क्या हुआ था, 1/3 जो है नेपलिस टेरिटरी हम लोगों ने ले ली थी। ईस्ट साइड से सिक्किम हमारे पास आ गया था, वेस्ट साइड से काली नदी की जो है जो वेस्ट साइड वाला पोर्शन सारा हमारे पास आ गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश ने और क्या किया था, यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव काठमांडू में लगा दिया था। और फाइनली वहाँ पे क्या था कि गोरखास को जो है अपनी मिलिट्री सर्विस में रिक्रूट किया था। बस 5 पॉइंट लिख दिए, मोर देन सफिशिएंट। 40-45 वर्ड्स में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको सारा क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए सारा पॉइंटर्स लिखे हैं। आप इसको वेरी ट्रिकी या वेरी जो है कंसाइज पॉइंट्स में लिख सकते हो। इसका एग्जांपल देखना चाहते हो, सो मैं अपनी जो हम लोग ने आंसर राइटिंग करवाई है उन्हीं के अंदर से आंसर ले रहा हूँ। सो दिस इज द आंसर, चेक इट आउट। ये जो है आंसर लिखा हुआ है, 3 में से 2.5 मार्क्स मैंने दिए हैं। ट्रीटी ऑफ सुगुली, अगेन टाइम डेट लिखी सीधी सीधी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के बीच में वॉर के बाद, गुरुराज मिश्रा, ठीक है, गुरु गजराज मिश्रा लेफ्टिनेंट कॉलोनल ब्रैडशॉ के बीच में। ठीक है जी, ट्रीटी ऑफ गुरखास अलाउड, प्राइवेट प्रॉपर्टी हमने उनको वापस कर दी थी, कुछ टेरिटरीज हमने काली के आसपास में ले ली थी, एंड ये जो है सॉवरेंटी ब्रिटिश के अंदर आ गई। 1-2 पॉइंट मिसिंग है तो मैंने आधा मार्क काटा हुआ है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू नीड टू राइट एन आंसर। अंडरस्टूड? 40 मार्क्स एग्जाम्पल दिया, 40 वर्ड्स वाला जो है एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है जी, सो आई होप बने हुए हैं अभी तक आप लोग। थोड़ा सा आधा घंटा हो गया, कोई चक्कर नहीं। हम लोग सारे जो हैं डिस्कस करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। कुछ नहीं होता है 1 घंटा अगर आप दे ही दोगे, वेरी वेरी वैल्यूएबल नॉलेज विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू पीपल। ठीक है, हम लोग पैसे लेके ये चीज़ देते हैं, दिस इज कमिंग टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन सेकेंड इज हाउ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कैसे डिफरेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, आ भी जाता है पॉलिटी में जो है, इट इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। आंसर कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे जो है अगर आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखने लग गए या पॉइंट फॉर्म में लिखने लग गए तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन 40 वर्ड्स। 40 वर्ड में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या इनोवेट किया, ऐसे इनोवेट किया, सीधा जो है क्या किया, डिफरेंस कर दिया, दोनों के बीच में डिफरेंस कर दिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम एक तरफ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक तरफ, पॉइंटर्स डाल दिए। ठीक है, एक तरफ डुअल एग्जीक्यूटिव है, दूसरी तरफ सिंगल एग्जीक्यूटिव है, मेजर पार्टी रूल है वहाँ पे, प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव अलग अलग है वहाँ पे, लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की है, लीडरशिप प्रेसिडेंट की है, लोअर हाउस डिसॉल्व होता है। देन उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और आपको देखना है सेम, ये देखो यहाँ पे एक और आंसर लिखा हुआ है, सेम चीज़ जो है इस तरह से पॉइंटर्स बना के प्रॉपर जो है बाइफर्केशन करके इस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक है कि नहीं? सो दिस इज टाइप 1 फॉर यू पीपल। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइप 2 के ऊपर आते हैं। टाइप 2 के ऊपर जो है व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी योर की विजन पॉइंट्स। पहला, प्रेफर राइटिंग इन पॉइंट फॉर्मेट। अब मैंने यहाँ प्रेफर लिखा, वहाँ पे मैंने नो लिखा था, नो पैराग्राफिंग। यहाँ पे आप पैराग्राफिंग कर सकते हो अगर आपका मन कर रहा है, बट आई विल प्रेफर पॉइंट फॉर्मेट बिकॉज यहाँ पे अगेन आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है बेसिकली क्वेश्चन किस तरह का है। अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है क्वेश्चन तो आप उसे पॉइंट फॉर्मेट में लिखो। एड फ्लो डायग्राम्स, चार्ट डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे कि राइजिंग हिमाचल समिट, उसका क्या ऑब्जेक्टिव थे, 1 2 3 4 5, इस तरह का आपने फ्लो डायग्राम बना दिया, आपका काम वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर अगर आपको ये लिखोगे तो आप ऊपर इंट्रोडक्शन नीचे कंक्लूजन लिख सकते हो कि इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि आपका हिमाचल के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आनी। ठीक है जी, एंड इसके लिए सरकार ऐसे 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 कर रही है, तो दैट इज हाउ यू गॉट टू डू इट। शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज, टू द पॉइंट आंसर लिखना है यहाँ पे भी, एंड वेरी वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। सिर्फ एक सेंटेंस का आप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ले सकते हो। ठीक है, दैट इज हाउ यू गॉट टू डू इट। एग्जाम्पल अगेन फर्स्ट एस से हम लोग ले रहे हैं। राइट डाउन मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर के ऑफिस के लिए हम लोगों ने क्या मेजर रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन ने दी थी। ठीक है कि नहीं? तो मेजर पॉइंटर्स क्या है, अपॉइंटमेंट कब हुई थी, 1983 में जो है इसे अपॉइंट किया गया था। पर्पस क्या था अपॉइंटमेंट का, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। अगेन इंट्रोडक्शन खत्म। ठीक है, दिस इज हाउ वी इंट्रोड्यूस इट, इंट्रोड्यूस कर दिया एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में। सरकारिया कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1983 फॉर द बेटर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स। ठीक है, हो गया। रिकमेंडेशंस पे आओ, रिकमेंडेशन फॉर स्पेसिफिकली फॉर गवर्नर के रोल के लिए क्या रिकमेंडेशन दी थी, बहुत सारी रिकमेंडेशन थी कि वो एमिनेंट पर्सन होना चाहिए फ्रॉम सम वॉक ऑफ लाइफ, उस सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए, लोकल पॉलिटिक्स में अटैच नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले, वो उस गवर्नर को प्रेफर करना चाहिए, 5 साल का टेन्योर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आर्टिकल 356 को स्पेरिंगली यूज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसने बताई थी। अंडरस्टूड? देखो ये देखो स्टूडेंट ने आंसर लिखा हुआ है, 5 में से 4 मार्क्स दिए मैंने। ठीक है,
सो वेरी गुड आंसर राइट रिटन। एंड इसमें देखो वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको वहाँ पे मॉडल आंसर में दिया। एमिनेंट पर्सन, आउटसाइड स्टेट, ऊपर एक सेंटेंस में आंसर आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, कंक्लूजन नहीं दिया, कोई चक्कर नहीं, चल जाएगा, क्योंकि इसके पास पॉइंट ज़्यादा थे लिखने के लिए, वो पॉइंट्स लिखे, 4 मार्क्स मिले। ठीक है कि नहीं। आगे शिवरात्रि वाले पे, बड़ी देर से शिवरात्रि शिवरात्रि कर रहे थे हम लोग। सो मंडी डिस्ट्रिक्ट का शिवरात्रि फेयर के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आते आते हैं कल्चर से हिमाचल में। सो आपके एलाइड वाले एग्जाम स्पेशली में शिवरात्रि फेयर के बारे में बात करो। शिवरात्रि फेयर में जो है अगेन इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है कि शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट में क्या लिखना है, कोई इंट्रोडक्शन देना चाहते हो दे भी सकते हो, थोड़ी सी, एक सेंटेंस की इंट्रोडक्शन, एक सेंटेंस की आप कंक्लूजन देख सकते हो। इंट्रोडक्शन क्या है कि हिमाचल जो शिवरात्रि है वह पूरे जोर शोर से मनाया जाता है हिमाचल में, बट मंडी का जो शिवरात्रि का फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। ठीक है, जो कि फरवरी के महीने में मनाया जाता है। अगेन इंट्रोडक्शन खत्म। ठीक है ना। अब आप लिख रहे हो कि मंडी का जो शिवरात्रि का फेयर है इसमें से क्या नया है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आज में आप जो भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ भी राजा अकबर सेन ने जो है इसको स्टार्ट किया था, भूतनाथ की जो आइडल है, श्राइन है, उसको जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया था। एंड उसके बाद जो है आप लिख सकते हो सूर्य सेन ने इसे कल्चरल फेस्टिवल बनाया, माधव राव जो है इसकी प्रिसाइडिंग डाइटी है, पडल ग्राउंड में इसकी यात्रा निकलती है, बहुत सारे लोकल देवी देवता आते हैं, एक हफ्ते का जो है फेयर है। इसको जो है इंटरनेशनल स्टेटस का हमने टैग दे रखा है, XYZ जो भी आप लिखना चाहते हो। पॉइंटर्स में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर, यू कैन सी दिस मॉडल आंसर एज गुड एज मॉडल आंसर। ठीक है जी। अगेन शिवरात्रि फेयर मंडी में किंग अकबर सेन ने मनाया, नो इंट्रोडक्शन गिवन, कोई चक्कर नहीं है, अकबर सेन ने स्टार्ट किया था, हर एक हफ्ते के लिए मनाया जाता है, इंटरनेशनल फेयर है, पड्डल ग्राउंड में मनाया जाता है, माधव राव जो है उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कंक्लूजन कि भाई इट इज व्हाट, इट इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ शोइंग इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी। ठीक है कि नहीं। एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कल्चरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है स्टेट की। वेरी गुड आंसर रिटर्न। देखो 4 में से आई कुड नॉट डिडक्ट लॉट ऑफ मार्क्स, 5 में से जो है आई हैड टू गिव 4 मार्क्स टू हर। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड आंसर रिटर्न। ठीक है, अब आते हैं टाइप 3 की स्ट्रैटेजी में। वी आर रीचिंग अवर फर्स्ट सेशन के एंड पे पहुंच रहे हैं, लास्ट टाइप की हम लोग बात कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी ऑफ टाइप 3 आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, 140 वर्ड्स का आंसर लिखना है एंड इट इज 10 मार्क्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 100 मार्क्स जो हैं आपके लिए मेक इट एंड ब्रेक इट का काम करेंगे। इसी में सबसे कम नंबर आते हैं दोस्तों, बच्चों के मार्क्स बहुत कम आएंगे इसके अंदर, क्योंकि अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं। अच्छा आंसर लिखोगे तो अगर इसमें से हाफ मार्क्स भी लोगे तो 50 मार्क्स आप यहीं पे ले लोगे। पीछे वाले आंसर जो है मोर सो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इस आंसर्स में टाइप 3 के जो आंसर्स है लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मस्ट है, इसमें जरूर देना है, जरूर देना है। क्यों, बिकॉज स्टार्टिंग से हम लोग क्या करते आ रहे हैं, हम लोग सिर्फ पॉइंटर्स 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 लिख रहे हैं, नो इंट्रोडक्शन नो कंक्लूजन फ्लावरी सा कुछ नहीं कर रहे काम यहाँ पे करना है। क्योंकि यहाँ पे अगेन आपका एक मेच्योर आंसर राइटिंग दिखना चाहिए, एग्जामिनर को दिखेगा तो नंबर मिलेंगे। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मस्ट है। सो प्लीज ट्राई टू राइट 2 सेंटेंसेज ऑफ इंट्रोडक्शन एंड 2 सेंटेंसेज ऑफ कंक्लूजन। 15-15 20-20 वर्ड के लिखोगे तो 40-40 वर्ड आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अराउंड 40-50 वर्ड्स आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को दे सकते हो। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हो अगर करना चाहते हो, पॉइंट राइटिंग करना चाहते हो, पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द क्वेश्चन। नेचर ऑफ क्वेश्चन अगर ऐसा है कि वहाँ पे पॉइंट्स नहीं लिखे जा सकते, पैराग्राफिंग करनी है तो आप पैराग्राफिंग करो, अगर नहीं कर सकते हो तो पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो। एंड ट्राई टू प्रायोरिटाइज योर पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग आंसर है, आपके पास बहुत सारे पॉइंट होंगे तो उनको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। कौन सा ऊपर आएगा, कौन सा नीचे जाएगा, कौन सा ऊपर रहेगा, ये सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। वही स्ट्रक्चर बॉडी कंक्लूजन जो मैंने आपको बॉडी एंड कंक्लूजन बताया, वो सिस्टम यहाँ पे अप्लाई होगा। एंड फाइनली लॉजिकल डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम बनाओ जहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे आप बना सकते हो वहाँ पे बनाओ। क्यों, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, इसको कंसाइज करने के लिए ऊपर आप छोटा सा लॉजिकल डायग्राम बना दोगे, फ्लो डायग्राम बना दोगे, जहाँ पे बना सकते हो वहाँ पे इट विल हेल्प इन स्ट्रीमलाइनिंग योर लार्ज इन्फॉर्मेशन इनटू अ वेरी स्मॉल पोर्शन। छोटे पोर्शन में कर लोगे आप जो है आसपास में ज़्यादा अपना व्यू पॉइंट लिख सकते हो, अच्छा लगेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन के बाहर नहीं जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। राइट द नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है नेचर एंड उसकी जो है स्कोप के बारे में बताओ, कार्य क्षेत्र क्या है उसका एंड प्रकृति क्या है उसकी, किस प्रकृति का बना हुआ है हमारा प्रीएम्बल
एंड हमारा जो कार्य क्षेत्र है प्रियम्बल का वो क्या है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन। दो सेंटेंस का इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ दैट सेट्स आउट गाइडिंग पर्पस प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दो सेंटेंस, मैटर फैक्ट एक सेंटेंस में हमने कवर कर दिया। क्या है वो? एक ब्रीफ स्टेटमेंट है जो कि फिलोसफी, गाइडिंग या गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स वो बताता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। इंट्रोडक्शन हो गया। नेचर, नेचर क्या है? नेचर की कि इंडियन स्टेट किस तरह का है, क्या उसकी प्रकृति है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या किस तरह के इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करता है। तो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट के बारे में बात करता है। एंड इसमें जो है इक्वालिटी के बारे में बात करी हुई है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करी हुई है, ठीक है जी, जस्टिस के बारे में बात करी हुई है। तो ये आप ये सारी चीज़ें नेचर में लिखो। फाइनली स्कोप, स्कोप का मतलब क्या है? कितना जो है इसका एरिया है, कितने एरिया को कवर करता है, कितना जो है इसका ब्रॉड आप कवरेज है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो अगेन इसके बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? इट इज़ बेसिकली व्हाट, जैसे कि अलग अलग यहाँ पे अलग अलग जो है जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में बताया हुआ है। तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ बेसिकली गाइडेंस के लिए है। एंड ये बेसिकली क्या बताता है? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और स्टेट को जो है एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है, गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है। दो इट इज़ नॉट जस्टिकेबल बट अगेन इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप केशव नंदा भारती का जो है रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो कि इसमें बताया था कि इट इज़ अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ये एक आइडियल आंसर है। लिख सकता कोई आइडियल आंसर? अगर आपका आंसर नो है तो आप ये आंसर देखो, ये आंसर लिखा हुआ है, 10 में से 7 मार्क्स मिले हैं इसको। तो वेरी वेरी गुड आंसर रिटन। एवरीथिंग विच आई हैव टॉक्ड अबाउट इज रिटन हियर, ठीक है। नेचर एंड स्कोप के बारे में लिखा है कि बेसिकली था क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। नेचर क्या है इसका? सॉवरेंटी, सॉवन सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से निकल के आ रही है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फाइनली ये स्कोप के बारे में लिख रहे हैं कि स्कोप ऐसा ऐसा है, जिसमें इन्होंने केशव नंदा भारती केस के बारे में बात करी हुई है। सो गुड आंसर रिटन, 7 मार्क्स गिवन। आई होप दैट दिस इज अंडरस्टूड टू यू पीपल। समझ में आ रहा है बात को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो है क्वेश्चन पे स्टिक करो, क्वेश्चन की फिलॉसफी समझो, एंड तब आप क्वेश्चन का आंसर लिखो। ठीक? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो, आप क्वेश्चन को 2 बारी नहीं तो 3 बारी, एटलीस्ट 2-3 बारी पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। तब आपको पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन सा पर्टिकुलर इसका जो है बेसिकली क्या इसके जो है की पॉइंट्स हैं, क्या इसका जो है थीम है, और क्या इसके डायरेक्टिव्स हैं। तब आपका जो है दिमाग चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, मेक श्योर आप ये एक क्वेश्चन को 2 या 3 बारी पढ़ते हो, स्पेशली बड़े क्वेश्चन। छोटे में चलो आपने देखा फटाफट स्टार्ट हो गए, पर बड़े क्वेश्चन को आप पढ़ो, तब जो है उसका आंसर स्टार्ट लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपकी रैंकिंग को बहुत ऊपर उछालेंगे। अंडरस्टूड? सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू पीपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रीफ एसे ऑन डिक्लाइनिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो इन इंडिया। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं एचपीएलआईटी के, तो एक क्वेश्चन सोशल इशू के ऊपर आता ही आता है। सोशल इशू के ऊपर, कास्ट के ऊपर आ जाएगा, या फिर आपका जो है रीजनलिज्म के ऊपर आ जाएगा, विमेन के ऊपर आ जाएगा, चिल्ड्रन के ऊपर आ जाएगा। सोशल इशूज जो है एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो भारत में गिरती महिला श्रम भागीदारी के ऊपर जो है, इसके ऊपर एक संक्षिप्त आपको जो है क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? खुद ही अब दिमाग में आ जाना चाहिए। पहले आप क्या करोगे? व्हाट इज फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो, ये क्या होता है, आप इसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, यू एक्सप्लेन व्हाट इज फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो। मैंने बताया था ना, 3 तरह से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पहला, कोई फैक्ट दे दिया, ठीक है। दूसरा, आपने वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो होती क्या है वो बता दी, या आपने क्या किया, इसी को रिफ्रेम कर दिया, ठीक है ना। या जनरल फैक्ट दे दिया आपने, जनरल फैक्ट इज कि वो भाई हमारे देश में पितृवादी समाज है, या हमारे जो सोसाइटी में पितृवादी जो है सोच है, उस करके हम लोग देखते हैं विमेन को ज़्यादा अधिकार नहीं मिलते, ये लिख सकते हो। या विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियोज को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कोई फैक्ट दे सकते हो कि भाई आईएमएफ कहता है कि हमारा जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो है वो धीरे धीरे घट रहा है और इतने से इतने पहुंच गया है कि नहीं। एंड फाइनली, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसको रिफ्रेम कर दो। ऐसे लिखना पार्टिसिपेशन रेशियो इन इंडिया के ऊपर, तो आप लिख सकते हो कि इंडिया में जो है फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो, या फीमेल जो लेबर का जो पार्टिसिपेशन है, इट हैज बीन डिक्लाइनिंग एंड दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। तो आपने क्या किया, स्ट्रैटेजिकली इसको रिप्लेस कर दिया। पर ऐसा ये लास्ट में करना है, जो आप रिफ्रेजिंग करते हो, लास्ट पॉइंट, लास्ट रिजॉर्ट है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तब करो, वरना बाकी दोनों चीज़ों पे काम करना। फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन और जनरल फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन है, या फिर जनरल स्टेटमेंट बेस्ड इंट्रोडक्शन आप करो।
ऐसे करना, ठीक है। सो ये आपका जो है व्हाट इज फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो कितना है इंडिया में, ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे, ये बताया मैंने। फिर उसके बाद मैंने फैक्टर्स बताए हैं क्यों डिक्लाइन हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने वही स्ट्रैटेजी यूज करी है, व्हाट व्हेन हाउ वाली। विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो ये की वर्ड है आपका, ठीक है। एंड इट इज डिक्लाइनिंग, ये जो है आपका कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसको मैंने व्हाट व्हेन हाउ में डाल दिया। व्हाट इज विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो का मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया। व्हाई इट इज डिक्लाइनिंग, ठीक है जी। व्हाई इट इज डिक्लाइनिंग में मैंने क्या किया, व्हाई में जो है मैंने आपको फैक्टर्स बताए क्यों डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है कि नहीं। एंड देन मैंने लिखा है हाउ। हाउ का मतलब क्या है, किस तरह से हम इसे ठीक कर सकते हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। सो बेसिकली जब आप फैक्टर्स की बात करें, आप काफ़ी फैक्टर्स के बारे में बात कर सकते हो, जैसे कि पेट्रियार्की या लो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की, लो औरतों को बाहर जाने में जो है समाज जो है वो अलाउ नहीं करता है, समाज जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, कि शादी के बाद हाउस होल्ड में रहो टाइप ऐसे करके। आप पेट्रियार्की के बारे में बात कर सकते हो, आप सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में बात कर सकते हो, आप ग्लास सीलिंग इफेक्ट के बारे में बात कर सकते हो, वुमेन को जो है एक दबके के बाद, एक लेवल के बाद ऊपर जाने दिया नहीं जाता है। उसके बाद जो है आप बोल सकते हो कि कुछ ही जॉब्स में रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है जी। वुमेन को जो है कुछ ही जॉब्स में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाती है, जैसे नर्सिंग हो गया, मे बी डॉक्टर्स, मे बी टीचर्स, ऐसे करके। एंड देन आप ये भी बात कर सकते हो एजुकेशन वुमेन में बढ़ने के कारण उनको उस हिसाब की जॉब नहीं मिल रही। ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये फैक्टर्स आई अंडरस्टैंड आपके पास होंगे भी, नहीं है तो आप ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, यू कैन गो एंड यू कैन राइट दिस डाउन, दिस पॉइंट्स डाउन, ठीक है जी। सो फैक्टर्स हैं, सोल्यूशंस क्या है उसके बाद हमने क्या किया बात, सोल्यूशंस के बारे में बात करी। सो फैक्टर्स, सोल्यूशंस, एंड फाइनली हम लोग कंक्लूजन दे देंगे। कंक्लूजन में क्या देंगे कि जब तक जो है सोसाइटी में उसका जो है माइंडसेट चेंज नहीं होता थ्रू एजुकेशन, थ्रू इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, तब तक जो है ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती है। सो गवर्नमेंट को इसके लिए जो है क्या करना चाहिए, जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज लेके आनी चाहिए, विमेन जो सेंट्रिक पॉलिसीज लेके आनी चाहिए। दैट्स इट। इंट्रोडक्शन, फैक्टर्स, सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन, ठीक है कि नहीं। सो अगेन more than 100 people wrote this answer but I could not get satisfied with any one answer, so मैंने वो आंसर दिखाए नहीं आपको, ठीक है। एवरेज जो आंसर स्कोर किया लोगों ने 3 से 4 मार्क्स मिले हैं उनको, तो मैंने दिखाया नहीं वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर। सो अगर कोई, आज के लिए होमवर्क मैं दे ही देता हूँ आपको, जब आज से हमने स्टार्ट कर ही दिया है, अगर कोई इसके ऊपर आंसर लिखना चाहता है, सो गो एंड राइट दिस आंसर। इन केस इफ यू आर राइटिंग दिस आंसर, यू कैन अगेन मेल अस योर आंसर। आप जो है हमारे आंसर को मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो 9872124143 पे। आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप अपना इस आंसर को मेल करो, वाई देर इज विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो जो है उसमें डिक्लाइन क्यों आ रहा है, इस नंबर पे आंसर लिखो। इफ़ योर आंसर इज वर्थ इट, मैं आपको कल वो इस नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको दिखाऊंगा, ठीक है। इन केस यू वांट टू राइट डाउन द पॉइंट्स, कुछ नए पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हो, you can definitely go and write in the comment section also. सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड आई होप ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगेन 1 महीना रह गया आप लोगों के एग्जाम के लिए, सो यू नीड टू बकअप, प्लीज रिवाइज एज मच एज पॉसिबल एंड प्लीज प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एज मच एज पॉसिबल। देखिए ये सेशन हम लोगों के लिए, ये सीरीज जो है हम लोग इसलिए लेके आ रहे हैं सो दैट यू कैन गेट सिलेक्टेड इन योर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। आप जो है HSLI को क्रैक करें, आप जो है अपने सिविल सर्विसेज के ड्रीम को हासिल करें। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग इट फॉर। एंड अगेन आई कैन नॉट ओवर एम्फोसाइज कि दिस सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू डूइंग दैट। ये आप सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो अगेन मेरी रिक्वेस्ट आपके लिए वही है कि आप जो है इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में, अपने एक्वेंटिसेस के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना एप्रिसिएशन है, जितना रिस्पॉन्स हमको आएगा, हम उतना ही ज़्यादा इसको जो है एस्केलेट करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, thank you very much and all the very best.